एवरीवन, वेलकम टू एमआर डिफेंस। आज की इस फ्री माइंड मैप सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2, दैट इज़ योर सिटीजनशिप। लेट अस बिगिन। सिटीजनशिप, सबसे पहले जान लेते हैं सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु आर कंसिडर्ड एज सिटीजन्स। फर्स्ट थिंग इज सिटीजन्स के बारे में। इन मॉडर्न स्टेट्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स होते हैं दो तरीके के पीपल होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, फर्स्ट इज सिटीजन एंड सेकेंड आर एलियंस। सिटीजन्स हैव फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इनके पास सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं फुल कंप्लीट। वेयर एज आपके जो एलियंस होते हैं, एलियंस भी अभी दो तरीके के रहते हैं। एक आपके होते हैं फ्रेंडली एलियंस, सेकेंड आपके होते हैं एनिमी। फ्रेंडली एलियंस बेसिकली किसको बोला जाता है? फ्रेंडली एलियंस हम उनको कंसीडर करते हैं जिनके साथ इंडिया की अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। द कंट्रीज दैट हैव गुड रिलेशनशिप विद इंडिया आर कंसिडर्ड एज फ्रेंडली एलियंस, वेयर एज द कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन्स और इंडियंस आर नॉट इंडिया डू नॉट हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, लाइक पाकिस्तान। सो अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज एनिमी एलियन इन इंडिया। फ्रेंडली एलियंस की अगर बात करते हैं तो यू कैन से अ सिटीजन ऑफ नेपाल, एज वी हैव वेरी गुड टाइज विद नेपाल, एक दो इश्यूज़ को छोड़ के। वी हैव ऑल टाइम वेदर फ्रेंड भूटान, सो दे आर कॉल्ड एज फ्रेंडली सिटीजन्स। नो, एलियंस में भी डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हमें जानना है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस एलियंस और एलियन में, फ्रेंडली और एनिमी एलियंस में। सो जो एनिमी एलियंस होते हैं, एनिमी एलियंस जितने भी होते हैं, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई आर्टिकल 22। ये आपका फंडामेंटल राइट होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये नहीं दिया जाता है किसको? एनिमी एलियंस को। वेयर एज कंपेरेटिवली जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं उनको हम लोग ज़्यादा लिबरल राइट्स देते हैं। सो ये होते हैं दो तरीके के लोग जो एक मॉडर्न स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। द वन इज सिटीजन्स आर बेसिकली दोज पीपल दैट आर सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड दे हैव फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये आपको याद रखना है। ठीक, मूविंग ऑन टू, अभी आते हैं मेन बात पे, सिटीजनशिप। तो जो सिटीजनशिप है इंडिया के केस में है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स अ पर्सन कैन नॉट हैव टू सिटीजनशिप इन इंडिया। लाइक इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं उनके पास सिंगल सिटीजनशिप है, इसलिए उनको इंडियंस बोलते हैं, एज कम्पेयर्ड टू यूएसए। यूएसए में क्या है? यूएसए में जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था, यूएसए इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, नॉट यूनियन ऑफ स्टेट। सो उनके पास अलग अलग स्टेट्स हैं। ठीक है, लेट्स से आपका होगा न्यूयॉर्क उनका एक अलग से स्टेट है। तो अ पर्सन और अ सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क हैव टू राइट। एक तो न्यूयॉर्क का मिलेगा, सेकंड उसको क्या मिलेगा? यूएस के भी राइट्स मिलेंगे। इंडिया के केस में ये नहीं है। अगर इंडिया के केस में ऐसा होता तो अगर यूपी का कोई सिटीजन है तो उसको एक यूपी के राइट्स मिलते हैं, और सेकंड कहाँ के राइट मिलते हैं? इंडियन सिटीजन को जो भी राइट्स मिलते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सेपरेट नहीं है। उनको यूपी का सिटीजन है, महाराष्ट्र का भी अगर कोई लोग है ठीक है, उनको पास सिर्फ एक ही नागरिकता है, दैट इज़ इंडियन। दो नागरिकता नहीं है, एज कम्पेयर टू द यूएसए वेयर अ पर्सन कैन हैव टू सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप एज वेल। एंड इंडिया में आप किसी वॉलंटरली अगर किसी कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर भी करते हैं तो आपका क्या होता है? टर्मिनेशन हो जाता है। बाई टर्मिनेशन आप क्या करते हैं? सिटीजनशिप को लूज़ कर देते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना। ये पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया कहाँ से है? सिंगल सिटीजनशिप इज़ बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिंगल सिटीजनशिप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है। नेक्स्ट इज इंडियन सिटीजन्स। अभी जैसा कि बताया, सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओ अलायंस टू इट एंजॉयस ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अच्छा, अभी आपको याद रखना है कि कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं? इंडियन सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं। उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज़ योर आर्टिकल 15। मतलब कि आर्टिकल 15 इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन सिटीजन्स। वो आपका फ्रेंडली एलियन या फिर आपका एनिमी एलियन के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट किसका है? जो कि इंडियन सिटीजन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट इंडियन सिटीजन को क्या राइट मिलता है? दैट इज़ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ योर आर्टिकल 16। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज़ आर्टिकल 19। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आपके किस में आते हैं? आर्टिकल
29 and 30. Now here constitution talks about two kinds of minority. First is your linguistic minority, and second is your religious minority. ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी, इन दोनों के बारे में आर्टिकल 29 और 30 बेसिकली बात करता है, दोनों ही माइनॉरिटी. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, एंड रिलीजियस माइनॉरिटी बेस्ड ऑन द रिलीजन. जो भी माइनॉरिटी होती हैं ये एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या है, राइट टू वोट एंड कंटेस्ट फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ओनली अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट एंड कंटेस्ट इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन. पार्लियामेंट में भी किस में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा में कर सकते हो. देखो राज्यसभा में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, लोकसभा में आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन वोट कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन होता है, 5 ईयर इलेक्शन. दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 2024. 24 में जो इंडिया में शेड्यूल है लोकसभा के लिए, उसमें इंडियन सिटीजन्स ही वोट कर सकते हैं, इवन कंटेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एलिजिबल टू होल्ड हायर पोस्ट एंड पोजीशंस लाइक प्रेसिडेंट, जो कि सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, ट्राई सर्विसेज का, जितने भी हायर पोजीशंस होती हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जज हो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, एवरी हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशंस इज ओनली हेड बाय अ इंडियन ओनली. पाकिस्तान या चाइना का कोई सिटीजन हेल्ड नहीं करेगा, या कहीं किसी और देश का सिटीजन होगा तो वो हेल्ड नहीं कर पाएगा वो हायर पोजीशंस को, अपॉइंट भी नहीं उनको किया जाएगा. ठीक है, गवर्नर हो गया स्टेट का, याद रखना है ये आपको. ये एक्सक्लूसिव राइट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस CDS में बेसिकली रिपीट किया जाता है बार बार. व्हाट आर द एक्सक्लूसिव राइट्स दैट आर गिवन टू ओनली इंडियन सिटीजन्स एंड दैट आर नॉट गिवन टू फॉरेन सिटीजन्स. ठीक है, फॉरेन के जितने लोग होते हैं उनको नहीं दिया जाता है. सो पार्ट 2 बिगिन होता है हमारा कहाँ से, आर्टिकल नंबर 5 से. पार्ट 2 सिटीजनशिप आपका बिगिन कहाँ से होता है, 5 से 11 तक आपका. ठीक है, तो हम देखते हैं अभी आर्टिकल 5. सो आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 स्टेट्स दैट इफ़ अ पर्सन हु इज़ डोमिसाइल इन इंडिया और फुलफिल एनी ऑफ दीज कंडीशंस, इन 3 जो कंडीशंस दी गई हैं उनको फुलफिल कर रहा हो और इंडिया में बेसिकली रह रहा हो. पहली कंडीशन क्या है, ही वाज बॉर्न इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में क्या हुआ हो, बॉर्न हुआ हो. सेकंड कंडीशन है ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो. थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 5 ईयर्स कंटिन्यूसली, इंडिया में कंटिन्यूसली लगातार 5 साल तक रह रहा हो. ठीक है, अभी ये सब आपको डेट याद रखना है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले ये सब सिचुएशन कंडीशन फुलफिल कर रहा हो. तो कमेंट में आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब हुआ था. आई होप आप सबको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब हुआ था. चलिए मैं ही बता देता हूँ, 26 जन 1950, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, उसी दिन से आपका लागू हो गया था. ठीक है, तो सिटीजनशिप आपकी बेसिकली इसके पहले इस तक बॉर्न हुआ हो. ठीक है, बिफोर, पहले बॉर्न हुआ हो. आर्टिकल 6 स्टेट क्या करता है, आर्टिकल 6 टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 6 बात करता है फॉर पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, माइग्रेट किया है इंडिया में, कहाँ से, पाकिस्तान से, अपने नेबरिंग कंट्री से आया हो. ठीक है, अभी ये सब क्या है, ड्यूरिंग पार्टीशन जो भी हुआ था ना, इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया से फिर जो सेपरेट स्टेट बने थे, एक पाकिस्तान बना था, एक इंडिया बना था, तो उस टाइम के लिए ये आर्टिकल थे कि कोई पर्सन माइग्रेट किया हो, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है, बनना चाहता है, उसके और वो पाकिस्तान से इंडिया में आके रहना चाहता है, तो उसके जो फादर हैं या ग्रैंड पेरेंट हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों. इसके अतिरिक्त आपको इन 2 में से कोई एक कंडीशन और पूरी करनी चाहिए, माइग्रेटेड बिफोर जुलाई 1948. मतलब कि ऐसा व्यक्ति, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, एक भैया हैं एक्स भैया माइग्रेट करके कहाँ से आगे, पाकिस्तान से माइग्रेट करके उड़ के आगे कहाँ पे आना चाह रहे हैं, इंडिया के सिटीजन बनना चाह रहे हैं, इंडिया आना चाह रहे हैं. ठीक है, अब उनके पेरेंट्स भी इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, लेकिन वो माइग्रेट हो कब, जुलाई 1948 से. ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले वो इंडिया में आ जाए तब तो ठीक है, उसके बाद आए तो उनको सिटीजन नहीं माना जाएगा. तो भैया इनकी सिटीजनशिप इनकी चली जाएगी, इनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. ये याद रखना है, आर्टिकल 6 ये आपको कहता है. इसके अलावा एक और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया का जब इन इंडिया सिंस डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, मतलब जब माइग्रेट करे उसके टाइम तक वो इंडिया में रह रहा हो कुछ समय तक. ठीक है, आर्टिकल 7 टॉक बात करता है किसकी, अ पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया. अच्छा जी, अभी कोई किसी का मन बन गया, अभी तो हम लोग आए थे. आर्टिकल 6 बात करता है एक ऐसे व्यक्ति की, talks about a person who migrated to India from Pakistan, whereas Article 7 states that a person migrated to Pakistan from India after 1 March 1947.
7। मतलब कि आपका इंडिया से कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप का क्या स्टेटस रहेगा। लेकिन वो फिर क्या कर रहा है, मन बदल गया बीच में 6 महीने वहाँ पे रहे, पाकिस्तान में देखा रहे गोला बारूद एंड ऑल दैट टेररिस्ट एक्टिविटीज़, तो उसका मन बदल गया उस टाइम पे, ठीक है, आज़ादी के टाइम पे, और बोला अभी मैं वापस आना चाहता हूँ, इंडिया का सिटीजन बनूंगा। 6 महीने के अंदर आना है, मस्ट रिसाइड 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने तक उसे कंटिन्यू इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, सिटीजनशिप को दोबारा से अप्लाई कर सकता है। तो आपको आर्टिकल 7 ये याद रखना है इसमें, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक देखो, इसमें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इतना नहीं पूछेगा सिटीजनशिप से, जो आपको पूछने वाला था वो एक्सक्लूसिव राइट और कहाँ से बोरो किया है। आर्टिकल बहुत रेयरली पूछ लेता है कभी कभार। आर्टिकल 8, बट आपको ये सब पता होने बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 8 को क्या करता है, कवर्स ओवरसीज इंडियंस टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, फॉर दैट दे मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव इन द रिस्पेक्टिव कंट्री। मतलब कोई भैया एक्स है, मान के चलते एक्स नहीं ले लेते हम लोग, मान लेते हैं कोई भैया है एक्स, मान लेते हैं एक्स मैन, मान लेते हैं एक्स मैन है, ठीक है, ये इंडियन सिटीजन है लेकिन ओवरसीज रह रही है कहाँ, यूएसए। अब एक्स मैन भैया को चाहिए इंडिया की सिटीजनशिप, ठीक है, या इनके बच्चों को चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं रजिस्टर होने चाहिए यूएस में। जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर होने चाहिए कि ये इंडिया के सिटीजन है, तभी उनको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं, या फिर उनके बच्चों को सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। जब माइनर से वो क्या हो जाएंगे, 18 प्लस हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगी। फिर एक्समैन कहाँ का रहेगा, यूएस का ही रहेगा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अभी इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर कैसे की जा सकती है, इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला केस है बाई बर्थ। बर्थ में कैसे है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, इसमें ये याद रखना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स चाहे किसी भी नेशनैलिटी के हो, अगर भाई साहब बॉर्न हुए हैं इंडिया में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, पेरेंट्स कहीं की भी नेशनैलिटी उन्होंने ले रखी हो, लेकिन अगर वो बंदा कोई पर्सन है जो कि इंडिया में बॉर्न हुआ है कब, 26 जनवरी 1950, उसके पहले, ठीक है, उसके बाद, बेसिकली ऑन 26 जनवरी 1950 उस समय या उसके बाद, लेकिन कब, 1 जुलाई 1987 से पहले। मतलब कि आपको टाइम फ्रेम कितना है, 1950 टू 1987 के बीच में पैदा होना चाहिए। पेरेंट्स की जो भी नेशनैलिटी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है बाई बर्थ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति आफ्टर बॉर्न हुआ हो, 1987, जैसे कि अभी के लोग, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से ईदर पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा में से कोई ना कोई एक सिटीजनशिप होना चाहिए जब वो पर्सन बॉर्न हुआ हो। मतलब कि इसमें अभी नीचे आते हैं, बताते हैं। अभी ये आपको याद रखना है कि ऑन एंड आफ्टर 1 जुलाई 1987, अब उस बंदे को सिटीजन माना जाएगा बाई बर्थ, जो कि आपका क्या हो, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, अब ये जेंडर वाला इशू मत करना, हिज और हर पेरेंट्स सिटीजन हो, इज़ अ सिटीजन, जब वो बच्चा क्या हो, बॉर्न हुआ हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तो बाई बर्थ वो सिटीजनशिप ले सकता है। अब अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो व्यक्ति या फिर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स जो कि आपके क्या है, पोस्टेड है इंडिया में, या फिर एनिमी एलियंस हैं, ये लोग अक्वायर नहीं कर सकते इंडियन सिटीजनशिप को बाई बर्थ। ये आप नोट कर सकते हो या फिर आप याद रख सकते हो कि जो जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स मतलब यूएन का कोई पोस्टेड है यहाँ पे, ठीक है, उनके बच्चे हो गए, तो वो इंडिया, उनका जो बच्चा होगा वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकता कि इंडिया में हम पैदा हो गए हैं तो बाई बर्थ हमें क्या मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉरेन डिप्लोमेट्स या फिर एनिमी एलियंस में आपका कौन सा आ गया, पाकिस्तान आ गया, ठीक है, पाकिस्तान का कोई एम्बेसी में रह रहा है बंदा, ठीक है, उसके बच्चे यहाँ पे पैदा हो गए, तो वो दे कैन नॉट गेट द इंडियन सिटीजनशिप। नेक्स्ट है बाई डिसेंट। बाई डिसेंट में क्या है, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 इफ़ हिज फादर वाज सिटीजन एट हिज टाइम ऑफ बर्थ। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, डिसेंट के हिसाब से कैसे मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी बाई डिसेंट के हिसाब से एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन दिस इज़ कि फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स, a person born outside India shall not be a citizen of India,
shall not be citizen of India by descent, citizen of India by descent, by descent। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जितने भी लोग पैदा हुए हैं बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जो भी इंडिया से बाहर पैदा हुए, वो इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट नहीं हो सकते। बाय डिसेंट का मतलब होता है कि ईदर पेरेंट्स आपके क्या हो, माता या पिता में से आपका क्या हो, बेसिकली आपके जो फादर हो वो आपके एट द टाइम ऑफ बर्थ इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, लेट्स से कोई इंडिया से बाहर रह रहा है, एक एक्स बंदा है इंडिया से बाहर रह रहा है यूएसए में, एक मिनट इसको साफ कर लेता हूँ। एक एक्स बंदा है इंडिया से बाहर रह रहा है यूएसए में, ठीक है, जॉब कर रहा है, इंडियन सिटीजन है लेकिन, ठीक है, एक्स की क्या है, इंडियन सिटीजन है। अब यूएसए में रहते रहते एक्स का बच्चा हो गया, ठीक है, भाई मान लो क्या जाता है भाई मान लो। अच्छा, इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई एक इंडियन सिटीजन है, यूएसए में रह रही। अब उनका जो बच्चा होगा तो वो बाई डिसेंट इंडियन सिटीजन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाई डिसेंट सुंदर पिचाई का जो भी लड़का है वो नहीं होगा, वो अभी क्या मिलेगा उसको, अमेरिकन सिटीजनशिप होगी उसके पास। ठीक है, इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा, मतलब पापा तो इंडियन सिटीजन थे, यूएसए में जॉब किए, उनका यूएसए में बच्चा भी हो गया, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं रहा बाई डिसेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये होता है बाई डिसेंट का मतलब। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ बाई रजिस्ट्रेशन। अभी देखो इंडिया गवर्नमेंट ने बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी इंडियन सिटीजनशिप दी है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। याद इसमें ये रखना, इलीगल माइग्रेंट्स को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं कंसीडर किया जाता है, दैट इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो बाई रजिस्ट्रेशन के लिए पहला क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट 7 ईयर्स रजिस्ट्रेशन से पहले वो इंडिया में रिसाइड किया हो, रिसाइड का मतलब रहा हो। ठीक है, रिसाइड किया हो 7 ईयर्स। सेकेंड कंडीशन इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब वही है कि इंडिया में बेसिकली रिसाइड किया हो अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है, इसके बाद है माइनर्स जो भी हैं, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या हो, माइनर चिल्ड्रन हो, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि इंडियन सिटीजन्स हो, वो लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक थर्ड कंडीशन इसमें आ जाती है, एक मिनट नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। थर्ड कंडीशन ये है, अ पर्सन हु इज़ मैरिड, अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू अ पर्सन, मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया से शादी की हो और 7 साल तक रह रहा हो इंडिया में, इंडियन सिटीजन है कोई। ठीक है, इंडियन सिटीजन से शादी कर ली किसी ने और वो 7 साल तक कंटिन्यू, जैसे मान के चलो यूएस का कोई बंदा इंडिया में आके शादी कर लिया, पिंकी जी से शादी कर लिया मान लो। ठीक है, तो पिंकी जी चाहें तो अभी अमेरिका की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकती हैं, उसके लिए उनको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी लेकिन पिंकी जी ने इंसिस्ट किया, बोले कि मैं भारतीय रहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंडियन ओनली। ठीक है, एंड इन्होंने एक ऑफ़र किया कि वाई डोंट यू चेंज योर सिटीजनशिप, यूएसए की सिटीजनशिप हटाओ, इंडिया की सिटीजनशिप ले लो। तो उसके लिए क्या है, जो उनके हस्बैंड है पिंकी जी के, ठीक है, पिंकी जी के जो भी हस्बैंड है जिनसे शादी की है, एक्स से शादी की है, तो इनको कम से कम 7 साल तक उनके साथ यहीं पर रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट है बाय नेचुरलाइजेशन, ये बहुत ही अच्छा केस है कि अभी कैसे इसमें नेचुरलाइजेशन के थ्रू ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एन एप्लीकेशन गिव सिटीजनशिप इफ अ पर्सन सेटिस्फाई दिस कंडीशंस, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे देती है। पहली कंडीशन क्या है, सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर इंडियंस वर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम सिटीजन, मतलब कि एक ऐसी कंट्री से सिटीजन एक्स है, एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करना चाहिए जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को नहीं रोका जाता है सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या, शुड नॉट बी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, ये तो देखो ये आपको पता होना चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में तो दूसरे देश का सिटीजन तो होना ही नहीं चाहिए, तभी नेचुरलाइजेशन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू वो अप्लाई कर सकता है। थर्ड इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 14 ईयर्स, कम से कम 14 ईयर्स तक वो इंडिया में रहे। ठीक है, नेचुरलाइजेशन के लिए गुड कैरेक्टर और गुड कैरेक्टर होनी चाहिए। इसके अलावा उसको इंडियन जो 8th शेड्यूल है उसमें जो 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए और साउंड नॉलेज होनी चाहिए। उसको थोड़ा सा ना, जो आपको पता है शेड्यूल 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली 8 थे। ठीक है, 9th वाला आपका जुड़ा था फर्स्ट अमेंडमेंट से। ठीक है, 10th वाला आपका जुड़ा था 52nd अमेंडमेंट से। 11th वाला शेड्यूल आपका किससे ऐड हुआ था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से।
और 12th वाला जो आपका शेड्यूल है म्यूनसिपालिटी की प्रोविजंस को लेके वो जुड़ा था 74th से, ठीक है। तो जो 8 शेड्यूल है, 8 जो शेड्यूल है, 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं उसमें से उससे लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है, उसको नॉलेज हो किसी भी एक लैंग्वेज की ठीक ठाक, तो ही वो क्या करेगा, नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप को ले सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी ये तो हो गया कि मेथड सिटीजनशिप कैसे ले सकता है। एक और इसमें होता है, अगर कोई इंडियन टेरिटरी अक्वायर करता है, इंडिया अगर कोई टेरिटरी अक्वायर करता है, एक 5वां जो केस आता है जिससे इंडियन सिटीजनशिप ली जा सकती है वो है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया कोई टेरिटरी को अक्वायर करता है तो वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे पौंडीचेरी को किया गया था, ठीक है, 1962 में जब अक्वायर, तो पौंडीचेरी में जितने भी लोग रह रहे थे, पौंडीचेरी जब इंडिया का पार्ट बना तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो इंडियन सिटीजन बन गए, क्योंकि पोर्तुगीज में आपको पता है, पौंडीचेरी में आपको पता है पोर्तुगीज रहा करते थे, ठीक है, लास्ट में वो लोग छोड़ के गए, गोवा में भी उनको भगाया गया था, ठीक है। ये हो गए आपके अक्वायर करने के तरीके की इंडिया की सिटीजनशिप को कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे वो वेज जिससे आप क्या कर सकते हो, इंडियन सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हो। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें पहला तरीका आता है बाय रेनंसिएशन। फर्स्ट वे इज बाय रेनंसिएशन। इसका मतलब होता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। दैट मीन्स भैया जी एक्स हैं, भैया जी हैं, कोई भैया जी हैं, इनको क्या चाहिए, इंडिया का भी ये सिटीजन रहना नहीं चाहते, तो ये एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे कि अब हमें इंडिया का सिटीजन नहीं रहना है, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, रेनंसिएशन के थ्रू इन्होंने अपना जो सिटीजनशिप का स्टेटस है वो कैंसिल कर दिया। अच्छा, इसमें केस में एक बात याद रखनी है कि ड्यूरिंग जो वॉर होता है ना, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है वो इसको विथहेल्ड भी कर सकती है, विथहेल्ड भी कर सकती है, का मतलब होता है कि रोक भी सकती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है रेनंसिएशन की। सेकेंड क्या है, सेकेंड है बाई टर्मिनेशन। पहला था बाई रेनंसिएशन, दूसरा है बाई टर्मिनेशन। अभी टर्मिनेशन से क्या होता है, किसी ने वॉलेंटरली ऑक्यूपाई कर ली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलेंटरली अक्वायर सिटीजनशिप ऑफ वॉलेंटरली अक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, अक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप है, तो मतलब अगर आप वॉलेंटरली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप से आप हाथ धो बैठोगे, लॉस कर दोगे आप, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है बाय टर्मिनेशन के थ्रू वो है आपका अक्षय कुमार आलिया भट्ट, अक्षय कुमार एंड आलिया भट्ट, अक्षय कुमार अक्षय कुमार एंड आलिया भट्ट इन लोगों ने क्या किया, वॉलेंटरली इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया है, ठीक है, दूसरे देश की सिटीजनशिप बेसिकली ले ली है। अक्षय कुमार ने ले ली है कनाडा की सिटीजनशिप, अभी ये कनाडा के सिटीजन है, ही इज़ नो मोर एन इंडियन सिटीजन। दूसरा कौन है, दूसरा है आलिया भट्ट ने ले ली है कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम यूके की सिटीजनशिप। तो ये लोग अभी क्या है, इंडिया के सिटीजन नहीं है। ये हो गया क्या, दूसरा तरीका जिससे क्या हो सकता है, आप इंडियन सिटीजनशिप को खो सकते हो, ठीक है। तीसरा वे है बाई डेप्रीविएशन, सी है आपका बाई डेप्रीवेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट अगर आपको आपने फ्रॉड तरीके से किसी व्यक्ति ने ले लिया सिटीजनशिप, फ्रॉड तरीके से ले लिया या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में पाया गया कोई व्यक्ति, ठीक है, एक्स है, इसने रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले लिया लेकिन क्या किया, फ्रॉड करते गए हुए पकड़ा गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में पाया गया, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में। या फिर इसके बाद एक कंडीशन आती है कि विद इन 5 ईयर्स ऑफ आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो 2 साल की जेल हो आया हो, ठीक है, सिटीजनशिपली 5 साल के अंदर वो 2 साल जेल भी हो आया हो। तो इन सब केसेस में आपको क्या किया जाएगा, इन सब केसेस में जो एक्स भैया हैं इनकी सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, ये हो गया कैसे हम अक्वायर कर सकते हैं, कैसे लॉस कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है
NRI और ये OCI क्या होता है, इससे पहले हम जान लेते हैं PIO। PIO के बारे में जान लेते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो 3 तरीके के फॉरेन सिटीजन होते हैं, NRI, OCI, ठीक है। NRI OCI को अभी नीचे देखें, पहले PIO को जानते हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको बोलते हैं जिसका अ पर्सन हु और हुज एनी ऑफ एंसेस्टर्स was an Indian citizen, was an Indian national citizen, Indian national, ठीक है। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा हो, वो he or she holds passport of other country, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो आपका क्या होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा। नेक्स्ट आते हैं NRI और OCI पे। NRI आपका क्या होता है, NRI मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI is a residential status given to a citizen of India with an Indian passport who resides in a foreign country for the purpose of work, business और education। मतलब कि NRI वो लोग होते हैं जो टेम्पररली किसी देश में रह रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, किस पर्पज़ की वजह से, वर्क हो, बिजनेस हो या एजुकेशन के पर्पज़ में। तो उनको सभी बेनिफिट्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो कॉमन सिटीजन होती है, ऑर्डिनरी जो इंडियन सिटीजन होती है, उनको प्रोवाइड करती है। वेयर जो OCI होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इस तरीके का ओवरसीज एक कार्ड हेल्ड करते हैं जिसमें लिखा होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जबकि जो NRI जो होते हैं वो इंडियन पासपोर्ट को हेल्ड करते हैं, वो क्या करते हैं, इंडियन पासपोर्ट को हेल्ड करते हैं, इंडियन पासपोर्ट होता है उनके पास, ठीक है। अभी OCI और PIO को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। OCI क्या होता है, OCI इज एन इमिग्रेशन स्टेटस गिवन टू अ फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज एन अल्टरनेटिव फॉर डुअल सिटीजनशिप विच इज़ नॉट अलाउड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन उसको इंडिया में बार बार आना है तो इसके कुछ बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट पहला क्या होता है, OCI कार्ड होल्डर्स का, ठीक है, इंडिया से जाके बाहर किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो रखा है, लेकिन ठीक है, तो उसको इंडिया के भी बेनिफिट्स कुछ चाहिए, तो उस तरीके से वो क्या कर सकता है, खुद को रजिस्टर कर सकता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी उसके पास राइट्स क्या होते हैं, मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर एनी पर्पस टू इंडिया। इंडिया में लाइफ टाइम उसको मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा होता है वो अप्लाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम FRRO, ठीक है। जो FRRO होते हैं जो आपके फॉरेनर्स, FRRO का मतलब होता है FRO या FRRO, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। मतलब बेसिकली ये वो बंदे होते हैं जो जितने भी फॉरेनर्स आते हैं उनको टाइम टू टाइम बेसिस पे या इनके ऑफिस में जाके बताना पड़ता है कि हम इंडिया में कितने दिन के लिए और रहेंगे, वीज़ा एक्सटेंशन करना है या और भी जो चीज़ें रहती हैं। पैरिटी विद NRI इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू देम। अच्छा, इनको NRI के इक्विवेलेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है। लेट से आपका जो भी आपका हो गया, जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, एजुकेशनल है, फाइनेंशियल है, ये सब बेनिफिट इनको NRI के इक्विवेलेंट मिलेंगे। एक्सेप्ट किस में मिलेंगे, ये अक्वायर नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी इंडिया में, प्लांटेशन, एक्सेप्ट प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़। ये एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ इंडिया में खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, जितने भी आपके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होंगे। NRI में वो खरीद सकते हैं क्योंकि NRI क्या बोलते हैं, टेम्पररली रह रहे हैं उस कंट्री में, ठीक है। इंडिया का कोई बंदा स्टूडेंट इंडिया से जाके यूक्रेन में रहने लगा स्टडी के पर्पज़ से, उस हिसाब से, ठीक है। तो आज था पार्ट 9 टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु वॉलंटरली अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री सीजेस टू बी एन इंडियन सिटीजन। ये आपका किस में दिया गया है, आर्टिकल 9 में। स्टार्टिंग में आपको जैसे बताया था सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। बातें हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 डील्स अबाउट कंटिन्यूएंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप को कंटिन्यू करने के लिए बेसिकली ये बात करता है। नेक्स्ट मूविंग टू आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट्स राइट टू रेगुलेट किसको रेगुलेट करने की बात करता है, सिटीजनशिप लॉ को, ठीक है, जिसके लिए इंडिया सिटीजनशिप लॉ को रेगुलेट करने के लिए बात करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। इसके अलावा आपको और एक बात याद रखनी है, इंडिया में जो सिटीजनशिप को लेके लॉज आए, जो सबसे पहले आया था वो आपका आया था 1955 का सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955,
55। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? ये था कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के लिए, प्रोवाइडेड फॉर, ये था सिटीजनशिप फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजन। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जितनी भी होती हैं उनके सिटीजनशिप को लेके ये सिटीजनशिप था। ठीक है, इसके बाद बीच में अभी जो लेटेस्ट आया है वो आया कौन सा? वो आया आपका सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2015 का जो सिटीजनशिप एक्ट है वो लेटेस्ट है इस पार्ट में।